E6 हिंदी। दिलचस्प है। मेरा अनुमान है कि आप जिस अनुबंध पर बातचीत करते हैं वह इस बात पर आधारित है कि आप संघ को कितनी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, आप अधिक सुझाव प्रदान करते हैं, आप जिस मित्र से बातचीत करते हैं वह इस बात पर आधारित है। कर सकते हैं। मार्शल स्क्वायर संभावना संघ के साथ उनके सहयोगियों पर बातचीत नहीं कर सकते हैं और संभावना है कि उन्हें कम कमीशन कटौती के साथ समझौता करना चाहिए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्शल कलाकारों के उच्च क्षेत्र से उच्च कमीशन कट प्रशिक्षण पर बातचीत करने में आसानी होगी। मिशन के लिए प्रस्ताव का उच्च अनुपात भुगतान किया गया। मार्शल स्क्वायर को संभावना है कि उनके द्वारा पूरे किए गए मिशन के लिए भुगतान किया गया राशि का प्रतिशत या कुछ इसी सीमा में है। ये संभावना है कि आप केवल ऊपर जाएंगे। मिशन के लिए भुगतान की गई राशि का विवरण ही अधिक है। भागीदारी आपको मिलेगी। उद्धरण चिन्ह ... और ये उपकरण और तरीके अकादमी द्वारा आपके समय संघ में आपके अनुबंध से प्रभावित हो सकते हैं। चांसलर कैलेक्स ने निष्कर्ष निकाला। जैसा कि मुझे विश्वास है कि आपने महसूस किया होगा, हमारे अकादमी में आपकी छात्रवृत्ति के लिए किसी भी तरह से हर जानकारी को कवर करना नहीं था, बल्कि आपको हमारी प्रणाली, समुदाय और विनियमों की एक व्यापक समझ प्रदान की गई है। विवरण में और भी कई चीजें शामिल हैं, जिनमें से एक में गहराई शामिल नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि हम उन्हें उजागर नहीं करेंगे। हमारा प्रवेश विभाग लाइक सेरेमनी में समाप्त होने के बाद आपकी किसी भी तरह की पूछताछ और संदेह को संदेह करने के लिए पूरी तरह से प्रदान करता है। चांसलर कैलेक्स मुस्कुराए। और इसके साथ ही मार्शल्स चले गए हैं। मैं आप सभी को आपके साहस के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ मिलकर लेवल ऑनर्स के लिए मोटा का स्वागत करें, उन्होंने कहा और तालियां बज उठीं। व्यापारियों का छात्र, क्या नहीं? ये वही छात्र होंगे जिन्होंने पूरी परीक्षा में नंबर 1 रैंक हासिल की होगी? रूई ने उत्सुकता से पूछा। उसने एक छात्र का नंबर जानने की कोशिश की थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस छात्र को परीक्षकों ने केन और फे से भी बेहतर माना था। पूर्व विस्तारित चांदी जैसे सफेद बाल, चौंकाने वाली लाल धारियां, एक अभद्र और सरलता से चलना, ये वो गुण थे जो ऑनर्स के स्टूडेंट नेल में सबसे अलग थे। तालियां भी बंद हो गईं क्योंकि टीनेजर बॉय में सबसे आम राजनेताओं की कमी थी जिसमें सभी मानवीय बातचीत शामिल थी। उनका व्यवहार और चाल ढाल एक जंगली जानवर की तरह था। ये वही बच्चा है जिसे हम सैनिकों ने हराया था। रूई को हंसाना था। ये बहुत अजीब था। मंच पर चमकती हुई तेज रोशनी ने उनके चेहरे पर और भी अधिक गुस्सा भर दिया। जब तक वे मंच पर थे, चांसलर कैलेक्स डायमंड से तारबटर हो चुके थे। स्वागत है नेल, मैं आपके भाषण का इंतजार कर रहा हूं, उसने दस्तावेज से कहा, हालांकि वह मेगाफोन से दूर था। आपके भाषण की प्रतिलिपि कहाँ है? यह मत लो। यह मत लो। निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं। नेल ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और मेगाफोन जैसे उपकरणों के सामने अपनी जगह ले ली। ध्यान से सुनो मादरचोदो, उन्होंने निर्देश दिया। उसने हिंसा न करने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन मुझसे कोई डर नहीं था। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं खेल नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हारी दुकान गोदाम वाला हूँ। वह मुस्कुराया। भीड़ खुश नहीं थी। तुम अपने को क्या अनैतिक हो बच्चे। चलो इसे बाहर ले जाओ, छोटे बच्चे हैं। NOLB-JAN.CO। सिर्फ इसलिए कठोर व्यवहार कर रहे हो क्योंकि मेरा नंबर 1 जीत गया है। भीड़ ने अपना मजाक उड़ाया। जो एक समय गरिमापूर्ण सभा थी, वह अब अमूल्य वस्तु में होने लगी थी। नेल और भी ज्यादा मुस्कुराया। यही तो वह देखना चाहता था। अफगानिस्तान, शांति और गरिमापूर्ण राक्षस बहुत नीरस था। संघर्ष उसका मंत्र था। अगर इस छोटी सी उकसावेबाजी से एक भी लड़ाई खोला जाए तो वह बचेगी। बूढ़े आदमी, बाहर जाने की कोई बर्बादी नहीं है, मैं डूब रहा हूँ। नेल ने अपनी बाहें फैलाया। क्या तुम डर गए? तुम एक छोटी सी कुतिया हो। उसने मेगाफोन स्टैंड के ऊपर पैर रखा, ताना मारा। नाम है नेल, और मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी कथित छात्र गाली गलौज नहीं करते हैं। आप सभी छोटे मोटे काय हैं जिनमें मुझे ये पता नहीं है। मैं आप सभी को कभी भी, कहीं भी, किसी को भी बताता हूँ। किसी भी तरह से दबंग हो जाऊंगा। उसने घृणित रूप से आत्मसंतोष तृष्णा मूंछ के साथ कहा। उन्होंने दर्शकों को उंगली दिखाई। फिर भी उकसावे की कोशिश कितनी भी स्ट्रॉबेरी क्यों न रही हो, ये पूरी तरह से विफल नहीं हुई। रूई को अपने साथियों से दुश्मनी का पता चलता है।
कोष्टक उद्धरण ... क्या इसका शीर्षक है? वह हंसी। उसे यकीन नहीं था, लेकिन सत्यता से कहूं तो यह उसके लिए ताजी हवा का सहारा था। बच्चा दिलचस्प था, फिर भी रूई को उनकी युद्ध में अधिक सहायता प्रदान की गई थी। मुझे याद है कि वह दूसरे नंबर 1 पर चक्कर लगा रहा था। उसे घूरते हुए देखें और ये देखें कि वह किस चीज से बना है, बहुत अच्छा होगा। मुझे आश्चर्य है कि उसके और फे के बीच लड़ाई कौन जीतेगा। वो तब तक नहीं जान पाए जब तक उसने नील को उठाते हुए देखा और फे को भी। विश्वास था कि उसने खुद को रोक लिया था और उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने उसे कैसे रोक दिया था। सब कुछ सही समय पर होगा। क्या आप आश्वस्त हैं कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हेडमास्टर? चांसलर कैलेक्स को उल्टी हुई। उसे लगा कि जब भी नेल बैटल भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। उसने अभी तक किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मास्टर एरोनियन ने शांति से चाय पी। नेल के प्लाइक्स के बावजूद उनके शांत और सौम्य चांसलर कैलेक्स को आश्चर्यचकित कर दिया गया। इससे उसे लगभग उतनी ही चिंता हुई थी जितनी कि नेल को हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सहपाठियों का अपमान सामान्य ज्ञान नहीं है। यह मानक में नहीं है क्योंकि यह एक स्पष्ट आदर्श है। वह आपके हाथ पर मारा गया। मास्टर एरोनियन ने कैलेक्स की हरकतों पर हंसी उड़ान कहानियों के इस मोड़ से खुशियां निकाली। उन्होंने नेल की तरफ एक नजर डाली, जहां लेखकों ने एक खतरनाक राक्षसी जानवर को त्वचा में पागल स्वभाव के साथ देखा होगा, उसने केवल एक छोटी लड़की को नखरे करते हुए युद्ध करने के लिए उत्सुक देखा। इस साल का बच्चा दिलचस्प होगा। नेल की हरकतों को देखते हुए बुद्धिमानी के अंदाज में हमें अपनी को दिखाया। आखिरकार उसने पूरा काम कर लिया। हमेशा की तरह ऐसा ही लगा, कैलेक्स ने कहा जब उन्होंने नेल को मंच से नीचे उतरते हुए दर्शकों के बीच वाली उंगली दिखाते हुए देखा। उनके शरीर पर राहत की चमक थी, लेकिन फिर चिंता तब बदल गई जब उन्हें लगा कि उस आपदा के बाद सम्मान के छात्र भाषण में अब उनकी बारी थी। क्या मैं छुट्टी दे सकता हूँ? उन्होंने संदेहपूर्वक पूछा। जरूर, पहले वकील भाषण दो। कैलेक्स ने आपको मजबूत बनाया और मानक स्टॉककिरा क्रिस्टल कैसलते मंच से नीचे चला गया, जिससे मास्टर एरोनियन उसे देखकर हंसने लगे। जैसे ही कैलेक्स ने एक विशेष समारोह का समापन भाषण शुरू किया, मास्टर एरोनियन ने अतिथि कक्षों से भीड़ पर एक नजर डाली और कई छात्रों को देखा जिनमें वे खोज कर रहे थे। नेल, फे, केन और रूई अन्य के अलावा। इस साल का बच्चा निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। वाइल्ड कार्ड है। रूई ने जूलियन के साथ प्रेजेंटेशन हॉल से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा। ये थोड़ा चिंताजनक है कि आप भी उसी बैच में मार्शल अकादमी में पढ़ने जा रहे हैं। उस लड़के से सावधान रहना, जूलियन ने सलाह दी। हाँ, जरूर, मुझे संदेह है कि वह 13 साल के बच्चे को परेशान करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाएगा। NOWELLBJAN.CO। आप कभी नहीं जानते। प्रशिक्षण और समूहीकरण प्रणाली वैसी नहीं थी जैसी पृथ्वी पर थी, जहां सहपाठी एक ही उम्र के होते थे और एक ही वर्ष में स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रवेश लेते थे। चूंकि मार्शल पथ व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत अलग अलग था, इसलिए बिना सोचे समझे एक ही उम्र के लोगों को एक ही श्रेणी में डाल देना कोई समझदारी नहीं थी। लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट को अलग अलग गति से विकसित किया। केन जैसे लोग बहुत छोटे होने के बावजूद अन्य छात्रों से बहुत आगे थे। उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना और उन्हें एक जैसा प्रशिक्षण देना कोई मतलब नहीं रखता था। इसके अलावा चूंकि मार्शल आर्ट बहुत ही अनोखी और व्यक्तिगत थी, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। एक ही प्रशिक्षण व्यवस्था में किसी को फेंकना कोई मतलब नहीं रखता था। उनके शैक्षणिक समय का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति की इच्छा की खोज में भी व्यतीत होता था। स्व प्रशिक्षण और स्व शिक्षण यात्रा का हिस्सा थे। जैसे ही रूई अपने अकादमिक पाठ्यक्रम की बारीकियों के बारे में विचार कर रहे थे। रूई, मुझे खुशी है कि तुम सफल हो गईं। केन ने उसे आवाज दी। उसकी हरी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। वह दौड़कर रूई के पास गया। अरे यार, बहुत समय हो गया, रूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ऐसा हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई ने अपने अभिभावक अनुरक्षक की ओर देखा। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसके बाल साफ सुथरे और सजे धजे कपड़े थे। उसने आलीशान कपड़े पहने थे, जो बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन यह दर्शाता था कि वह कोई छोटा सहायक नहीं था। रूई ने उसके औपचारिक कपड़ों पर कढ़ाई किए गए प्रतीक जैसा एक शिखा देखा, जो केन के कपड़ों जैसा ही था। एक पारिवारिक प्रतीक है ना? बताओ, तुम कैसे पास हुए? केन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे पता है कि मैंने किसी को तुम्हारा बैज लेते देखा था।
मुझे कुछ पता नहीं, जब मुझे प्रवेश पत्र मिला तो मैं भी आपकी तरह ही आश्चर्यचकित था। यह अजीब है, लेकिन फिर भी किसे परवाह है। तुम पास हो गए, अब हम साथ रह सकते हैं। केन मुस्कुराया। हाँ, शुक्र है कि मैं भाग्यशाली था कि पास हो गया। अचानक एक आवाज ने उसे पुकारा। ये भाग्य नहीं था, रूई क्वारियर। रूई को ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि किसने आवाज लगाई है। उसने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। फे, उसने कहा। वह अकेली थी, एक वयस्क के रूप में, उसे किसी संरक्षक की जरूरत नहीं थी। उसने जो पहना था वह रूई कसम खा सकता था कि एक नकली मुस्कान थी। यह एक ऐसा मुखौटा था जो उसकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से छिपाता था, जिससे उसके आसपास के लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मुट्ठी भींच ली और उसका चेहरा सख्त हो गया। वह प्रतिशोधी व्यक्ति नहीं था। उसके द्वारा नॉकआउट किए जाने का बदला लेने जैसी मूर्खतापूर्ण बात करने के बजाय वह उस अनुभव का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता था और इतना मजबूत बनना चाहता था कि ऐसा फिर कभी न होने दे। जब तक उसे अनैतिक अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक वह आगे देखने का आदी था। फिर भी वह ऐसे व्यक्ति को प्यार से नहीं देख सकता था जो मूल रूप से मजे के लिए दूसरों को धमकाता था। आप क्या चाहते हैं? अरे, तुम थोड़े प्रतिकूल लग रहे हो। ऐसा तब होता है जब लोग मनोरंजन के लिए मुझे पीटते हैं। अगर आप मेरे बैच के लिए मुझ पर हमला करते हैं तो यह एक बात है, लेकिन मजे के लिए दूसरों को परेशान करना दूसरी बात है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। तकनीकी रूप से वह आत्मरक्षा थी। मेरा इरादा तुम्हें बेहोश करने का नहीं था। मैं तो केवल तब तक तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती थी जब तक नील मुक्त न हो जाए, लेकिन तुम इतने मजबूत थी कि मुझे पूरी ताकत से हमला करने पर मजबूर कर दिया। उसने कंधे उचका दिए। ये कुतर्क है, तुम्हें मालूम है। रूई ने झल्लाहट में आह भरी। फे की आंखें चमक उठीं। कोई बात नहीं, तुम अपनी योग्यता के कारण पास हुए हो। मार्शल अकादमी का प्रवेश विभाग अक्षम नहीं है। मैंने अपना बैच खो दिया, मेरे लिए ये 0 अंक है, स्पष्ट रूप से औसत से नीचे। मैं उत्तीर्ण होने के मानदंडों में विफल रहा। फे धीरे से हंसा। किसने कहा कि अंकों का मानदंड से कोई संबंध है? रूई ने उसे उलझन भरी नजर से देखा। मास्टर अरोनियन ने ऐसा कहा है। मास्टर अरोनियन, उसने आगे कहा, उद्धरण चिन्ह ... उन्होंने कहा कि मानदंड उनके विवेक पर निर्भर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उद्देश्य की पूर्ति एक गारंटीकृत पास है। न ही उन्होंने कहा कि उद्देश्य में विफल होना असफलता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई ने उसे देखा, बिना किसी खुशी के। तकनीकी रूप से वह सही थी। मास्टर अरोनियन की वाक्यांश रचना वास्तव में उसके द्वारा कही गई बातों से मेल खाती थी, जो उसे याद था। फिर भी, यदि आवेदकों के मूल्यांकन के लक्ष्य के साथ एक उद्देश्य प्रदान किया जाता है, तो क्या ये स्पष्ट नहीं था कि आपके प्रयास का परिणाम आपके मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होगा? आप फिर से बाल की खाल निकाल रहे हैं, उसने जवाब दिया। बैच का परिणाम स्पष्ट रूप से शुरू से ही अप्रासंगिक था। परीक्षक केवल आवेदकों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में डालना चाहते थे और उनकी परिस्थितियों के आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहते थे। उसने समझाया, आप शुरू से ही आवेदकों के लिए एक लक्ष्य थे। फिर भी आप कम उम्र के होने के बावजूद लगभग अंत तक अपना बैच बनाए रखने में कामयाब रहे और इस प्रकार अधिकांश अन्य आवेदकों की तुलना में कमजोर थे। आपने ये सब संसाधनपूर्ण रणनीति के माध्यम से किया। हालांकि आपने अपना बैच खो दिया, आपने अपना बैच मुझसे खो दिया, जो सबसे मजबूत आवेदक था। और फिर भी मेरे खिलाफ आपका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये सभी डेटा पॉइंट प्रवेश विभाग द्वारा आपके मूल्यांकन में कारक थे। रूई ने उस पर संदेहपूर्ण भाव दिखाया। इसलिए उसने उस पर हमला किया क्योंकि उसे पता था कि उसके खिलाफ उसका प्रदर्शन उसके लिए अच्छा होगा, न कि बुरा। सुविधाजनक लगा। आप उन मामलों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं जिन्हें अकादमी के भीतर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आप ये सब कैसे जान सकते हैं? उसकी दादी एक मार्शल सेज है, केन ने बीच में कहा। अकादमी मार्शल सेज से कुछ भी नहीं छिपा सकती। उसे ढेर सारी जानकारी मिली होगी और उसने उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया होगा। रूई को उसके स्वर में थोड़ी सी नाराजगी महसूस हुई। फे ने जवाब में उसे एक विनम्र मुस्कान दी। अरे, बहुत समय हो गया, युवा मास्टर केन। काश ये थोड़ा और लंबा होता। झूठ नहीं बोलूंगा, केन ने गुस्से से कहा। क्या ये सिर्फ मेरी ही बात है या फिर मैं आपकी आवाज में थोड़ी नाराजगी भी सुन रहा हूँ? शायद आपको जलन हो रही है कि मैंने परीक्षा में आपकी जगह रूई के साथ खेला। आखिरकार आपकी उम्र भी तो यही होगी। केन, जो किशोर था, उसके झांसे में आ गया।
रूई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे खींच लिया। शांत हो जाओ, केन, उसने फे की ओर हताश दृष्टि से देखने से पहले सलाह दी। वह उसे उकसा रही है और उसे इसमें मजा आ रहा है। रूई ने असहाय होकर सोचा, इन दोनों का निश्चित रूप से कुछ इतिहास है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसी निष्क्रिय शत्रुता कहीं से भी उभर कर आए। क्या यह मार्शल सेज के वंशज होने के उनके गर्व के कारण है? केन मुझे कभी भी गर्वित किस्म का नहीं लगा, और फे आधी अधूरी ट्रोलिंग करती हुई दिखती है, हालांकि मैं उस मुखौटे के नीचे उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर भी, इस बातचीत से उनके संदेह की पुष्टि हो गई थी कि वह एक मार्शल परिवार से थी, जो आंशिक रूप से उसकी महान युद्ध कौशल की व्याख्या करता था। वह उसे केन की तरह प्रतिभाशाली नहीं लगी थी। केन में अपरिष्कृत प्रतिभा और असीम क्षमता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी क्षमताएं अत्यधिक प्रशिक्षण, इच्छाशक्ति और विशुद्ध अनुभव का परिणाम है। भले ही वह उसके दिखावटी स्वभाव को पसंद न करता हो, फिर भी उसे उस दृढ़ इच्छाशक्ति को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना था जिसके बल पर वह अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर तक पहुंची है। चलो शांत हो जाओ दोस्तों, उसने तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या मामला था, लेकिन वह चाहता था कि यह मामला और न बढ़े। अभी भी फे के पहले कहे गए शब्दों के बारे में सोच रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर वे शब्द और भी ज्यादा समझ में आने लगे। मुझे याद है कि मास्टर एरोनियन ने कहा था कि मानदंड उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मानदंड उद्देश्य के परिणाम से इतने स्वतंत्र होंगे। रूई को नहीं लगता कि इसे स्वीकार करने का फैसला बहुत आसान था, लेकिन इसका नतीजा शायद कुछ हद तक मायने रखता है। हो सकता है कि संघ के भीतर कुछ हद तक विवाद हो। उसने कंधे उचका दिए। वह संभवतः नहीं जान सकता था और शायद कभी नहीं जान पाएगा। और सच कहूं तो उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने फे की ओर देखा और फिर उससे कुछ पूछा जो उसे कुछ समय से परेशान कर रहा था। तुमने मुझे कैसे बेहोश कर दिया? वह सचमुच जानना चाहता था कि उसने क्या किया। मैंने तुम्हें अपनी हथेली से मारा। वह उसे देखकर मुस्कुराई। तुमने मुझे इतनी जोर से कैसे मारा कि मैं उस स्थिति और सीमा में बेहोश हो गया? उसने भ्रम में अपनी आंखें मूंद ली। मैं इतनी आसानी से अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखा सकता, है ना? फे ने उस पर एक शरारती मुस्कान फेंकी। यह एक तकनीक है जिसे आउटर कन्वर्जेंस कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों से एक ही बार में शक्ति इकट्ठा करने की अनुमति देती है। यह आपको पूरी तरह से महारत हासिल होने पर व्यावहारिक रूप से किसी भी स्थिति से अपने वजन वर्ग से ऊपर बहुत अधिक शक्ति के साथ वार करने की अनुमति देती है, केन ने समझाया। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं, जबकि फे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने केन पर एक सूक्ष्म लेकिन तीखी नजर डाली, जो एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसकी शत्रुता का आनंद ले रही थी। इसने फे द्वारा भड़काए गए झगड़े की एक और लड़ाई को जन्म दिया, लेकिन रूई को उनके नखरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक ही प्रहार में पूरे शरीर से शक्ति एकत्रित करना, ये सामान्यतः असंभव है, सिवाय एक पूरी तरह से अनुकूल स्थिति में जो आपको सभी मांसपेशी समूहों से टॉर्क का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ये दिलचस्प है कि वह उस स्थिति में पूरे शरीर में मांसपेशी समूहों से टॉर्क को एकत्रित और समेट सकती है। ये पृथ्वी पर 1 इंच के पंच का अधिक उन्नत संस्करण प्रतीत होता है। 1 इंच पंच एक प्रतिष्ठित प्रहार था जो केन द्वारा आउटर कन्वर्जेंस के वर्णन के समान ही काम करता था। जाहिर है, रूई को 1 इंच पंच के बारे में पूरी तरह से सब कुछ पता था। वह ये समझने में विफल रहा कि फे ने उसे 1 इंच पंच से मारा था क्योंकि यह उसके लिए कोई मतलब नहीं था, एक पृथ्वी से व्यक्ति के रूप में। यह सच था कि 1 इंच पंच शक्ति की चैनलिंग और अभिसरण का एक अच्छा प्रदर्शन था। यह आकर्षक और शानदार भी था, सिवाय इसके कि वास्तविक मुकाबलों में 1 इंच पंच बेकार था। 1 इंच दूर से हमला करना पूरी तरह से अव्यावहारिक और बेकार था। यही वजह है कि कोई भी MMA UFC फाइटर ऐसा नहीं करता था, जबकि आउटर कन्वर्जेंस ने फे को ऐसे करतब दिखाने की अनुमति दी जो पृथ्वी पर शारीरिक रूप से असंभव होंगे। इस ब्रह्मांड और दुनिया में मार्शल आर्ट, तकनीक और कौशल उस तरह सीमित नहीं है जिस तरह वे पृथ्वी पर थे। खैर, ये तो रूई को तब से पता था जब उसने एक मार्शल आर्टिस्ट को एक ही मौके से एक बड़े पेड़ के तने को नष्ट करते देखा था। लेकिन तब ये सब रहस्य में छिपा हुआ था। ये देखना उसके लिए चौंकाने वाला था कि वे भौतिकी के नियमों को कैसे चुनौती देते हैं। ऐसा लगता है मानो दुनिया अपने आप में विकृत हो रही है तथा इस तरह की तकनीकों और कौशलों को उनकी सीमाओं से आगे जाने की अनुमति देने के लिए षड्यंत्र कर रही है।
भौतिकी के नियम थोड़े बहुत भिन्न प्रतीत होते हैं, जिससे उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रासंगिक हो जाती है, तथा फिर भी इतनी भिन्न होती है कि ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बेशक यह अभी भी अटकलें ही थीं। उन्होंने इस दुनिया और अपनी दुनिया के बीच के अंतरों के बीच होने वाली गहन ऑन्टोलॉजिकल शिकायतों में गहराई से गोता नहीं लगाया। सच कहूं तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, यह उनकी मुख्य रुचि नहीं थी। उन्होंने इस मुद्दे को फिलहाल के लिए शांत कर दिया। केन, तुम्हें इस तकनीक के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने भी इसे सीखा है? रूई ने पूछा। मैंने ऐसा नहीं किया है, यह उस दिशा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है जिसमें मैं अपनी मार्शल आर्ट विकसित कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि यह आक्रामक स्ट्राइकिंग उन्मुख मार्शल आर्ट में एक सामान्य तकनीक है। मैं इससे पहले कई बार सामना कर चुका हूँ, इससे निपटना कठिन है। ये समझ में आता है। आउटर कन्वर्जेंस निश्चित रूप से एक ऐसी तकनीक थी जिसका उद्देश्य युद्धाभ्यास की कीमत पर अधिकतम आक्रमण करना था। ये रूई को केन की मार्शल आर्ट के बारे में जो पता था उसके विपरीत था। तो तथ्य यह है कि आप बाहरी अभिसरण का उपयोग करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी मार्शल आर्ट संभवतः आक्रमण के आसपास केंद्रित है ना? उन्होंने फिर से पूछा। मेरी मार्शल आर्ट वास्तव में एक छोटी दूरी की प्रहार उन्मुख आक्रामक मार्शल आर्ट है। हथेली केंद्रित आक्रामक शैली के कारण कम दूरी, है ना? फे ने मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के क्षेत्र में किक की लंबाई को लंबी दूरी माना जाता था, पंचिंग की लंबाई को मध्य दूरी माना जाता था और कोहनी घुटने की दूरी को छोटी दूरी माना जाता था। फे की स्ट्राइकिंग शैली मध्य दूरी CQC क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट से थोड़ी कम थी, इसलिए ये कम दूरी की थी। व्यक्तिगत मार्शल आर्ट की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि आपका मार्शल आर्ट कैसा दिखेगा। फे ने चेहरे पर जिज्ञासा के भाव के साथ उससे कहा। मैंने तीसरे दौर के दौरान काफी समय तक आपका निरीक्षण किया था। आपने कभी भी किसी एक विशेष डोमेन, रेंज या तकनीक के प्रति विशेष लगाव नहीं दिखाया, उसने आगे कहा। जहां तक मैं देख सकती हूं, आपने अपने जीवन का कम से कम एक बड़ा हिस्सा अपने मार्शल पथ की तैयारी के लिए समर्पित किया है। यह अजीब है कि आपने लगाव विकसित नहीं किया है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट के लक्षण मार्शल अप्रेंटिस चरण से पहले भी कम से कम कुछ हद तक देखे जा सकते हैं। रूई ने कंधे उचका दिए। मैं किसी एक विशेष शैली की लड़ाई में विशेष रूप से आकर्षित नहीं हूँ। मैं एक ऑलराउंडर बन सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... दिलचस्प बात यह है कि ऑलराउंडर शैलियां स्पष्ट रूप से विशिष्ट शैलियों की तुलना में अधिक लचीली होती हैं, इसलिए यह एक अच्छा विकल्प है, केन ने बताया। वास्तव में, लेकिन ऑलराउंडर शैलियों के कुछ नुकसान भी हैं। ऑलराउंडर शैलियों में लड़ाई में दृष्टिकोण के कई प्रकार होते हैं। हालांकि इसका मतलब यह है कि सबसे कुशल और प्रभावी विकल्प को सटीक रूप से चुनने के लिए आवश्यक विश्लेषण और निर्णय बहुत अधिक कठिन है। विकल्पों की विविधता जितनी अधिक होगी, सही ढंग से चुनना उतना ही कठिन होगा। इसके अलावा चुनने में अधिक समय लगेगा। ये ऑलराउंडर शैलियों का नुकसान है, रूई ने आगे कहा। पृथ्वी पर बेशक ऑलराउंडर शैलियों, जैसे कि सामान्य MMA लड़ाई शैली, ने जो लाभ लाए, वे विशेष शैलियों द्वारा खरीदे गए लाभों से कहीं अधिक थे। अनुभवजन्य डेटा स्पष्ट था। जो लड़ाके अति विशेषज्ञ थे वे UFC MMA सेटिंग में हार गए, जो वास्तविक लड़ाई के सबसे करीब था। NOLBIN.CO। एक बार जब ग्रैपलर बिंदु रिक्त तक पहुंच जाते थे, तो शुद्ध स्ट्राइकर ग्रैपलर से निपटने में असमर्थ थे। शुद्ध ग्रैपलर स्ट्राइकिंग की दूरी की प्रकृति का सामना करने में असमर्थ थे, जिसने शुद्ध ग्रैपलर को बिंदु रिक्त तक पहुंचने से रोक दिया, गंभीर रूप से घायल हुए या बेहोश हुए बिना नहीं। हालांकि ये पृथ्वी नहीं थी, ये गया था। इस दुनिया में मार्शल आर्ट पृथ्वी पर मार्शल आर्ट से बहुत अलग थी। इसका मतलब ये था कि पृथ्वी के लड़ाकों को बांधने वाली चीजें इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं। और केन ने उसे अजीब नजर से देखा। क्या आप मेरी बात से असहमत हैं? रूई ने उनकी प्रतिक्रिया पर भौहें चढ़ाईं। नहीं, केन बुदबुदाया। मैं इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी दादी से सुना है। किसी ऐसे व्यक्ति से ये सुनना अजीब है जिसने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये बहुत अजीब है क्योंकि कभी कभी आपको बुनियादी मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन अगले ही पल आप विशेषज्ञ बन जाते हैं। केन अजीब तरह से हंसा। रूई ने कंधे उचका दिए। बेशक उसे सच्चाई पता थी। वह कभी कभी अनजान लगता था क्योंकि वह वास्तव में अनजान था। मार्शल आर्ट कई मायनों में मार्शल आर्ट से बहुत अलग था। फिर भी वे अपनी विशेषज्ञता के एक बड़े हिस्से को प्रासंगिक बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर कई अंतर्निहित विशेषताओं को साझा करते थे।
ऐसी चीजें जो पृथ्वी के लिए पूरी तरह से विदेशी थी, जैसे कि आउटर कन्वर्जेंस जैसी तकनीकें, वह अनभिज्ञ था। लेकिन शैलियों के सामान्य लाभ और नुकसान और निर्धारक चर जो दो अलग अलग शैलियों और दृष्टिकोणों के बीच परिणाम निर्धारित करते थे, वे नहीं बदले। यहाँ वह इन विषयों पर एक अद्वितीय सैद्धांतिक विशेषज्ञ था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश अनुभवी मास्टर्स और सेज ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी उसने इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। असलियत ये थी कि वह अज्ञानी था, उसे बहुत कुछ सीखना था, तभी वह अपने पिछले जीवन की तरह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकता था। और इसमें बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई परेशानी थी, यात्रा आधी मंजिल थी। जब भी वह अपने मार्शल पथ के बारे में सोचता तो वह अपने दिल की गहराई से उत्साहित हो जाता। ठीक है, जब तक तुम्हें पता है। केन ने कंधे उचका दिए। इसका मूल्य क्या है? मुझे लगता है कि एक सर्वांगीण शैली आपके लिए अति विशिष्ट शैली की तुलना में अधिक उपयुक्त होगी, खासकर आपके संसाधनपूर्ण और सामरिक दृष्टिकोण के कारण। लेकिन इसका मतलब है कि आपको सभी कामों में निपुण बनना होगा, लेकिन किसी भी काम में माहिर नहीं होना होगा। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अधिक बहुमुखी प्रतिभा और लचीलापन व्यापार के लायक है, रूई ने जवाब दिया। इस बात पर उसे पूरा यकीन था। रूई अक्सर युद्ध के खेलों की तुलना कला से करते थे। उनके बीच कई समानताएं थीं। एक अच्छी पेंटिंग 3 चीजों से पैदा होती है: जरूरी औजार, उन औजारों के साथ कलाकार की दक्षता और जिस तरह से कलाकार अपने औजारों और दक्षता का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही तस्वीर को चित्रित करता है। रूई ने एक और सादृश्य की कल्पना की थी, वह था सर्जरी का। एक उत्तम शल्य चिकित्सा के लिए निश्चित रूप से उपयुक्त उपकरणों और यंत्रों की आवश्यकता होती है। साथ ही ऐसे शल्य चिकित्सक की भी आवश्यकता होती है जो उन उपकरणों के प्रयोग में कुशल हो, तथा साथ ही ऐसे शल्य चिकित्सक की भी आवश्यकता होती है जो ये जानता हो कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन सी शल्यक्रियाएं की जानी आवश्यक है। युद्ध और मार्शल आर्ट एक तरह से अलग नहीं थे। एक योद्धा के औजार उसके शरीर, उसके अंग, उसका धड़, उसका सिर और उसके शरीर की हर कोशिका थे। औजारों की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उनसे उतना ही अधिक हासिल किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले औजार प्राप्त करना मार्शल आर्ट की नींव थी। गया और पृथ्वी दोनों में युद्ध के ढांचे के लिए एक शक्तिशाली, सक्षम शरीर मौलिक था। इसके बाद उन औजारों की दक्षता युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के अनुरूप थी। ये तकनीकें शरीर को संचालित करने के साधनों और तरीकों से अधिक कुछ नहीं थी, ताकि कार्यों और क्रियाओं का एक सेट कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। इसमें आंदोलनों की सटीकता और सटीकता दोनों शामिल थे। और अंत में उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग, सही समय पर सही कदम उठाना, युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू। अगर किसी व्यक्ति के पास भगवान का शरीर हो और मशीन की चाल हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर वह किसी भी समय सबसे खराब चाल का इस्तेमाल करता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति खराब औजारों और तकनीकों के साथ, लेकिन बेहतरीन प्रयोग के साथ दूसरे व्यक्ति से हार जाता। वर्तमान में रूई उत्तरार्ध के करीब थी। मध्य युद्ध विश्लेषण और निर्णय में अनुसंधान का एक जीवन काल, सावधानी पूर्वक विवश और नियंत्रित चर के साथ विभिन्न परिदृश्यों में लागू रणनीति की सफलता की संभावना पर अनुसंधान का एक जीवन काल। ये गया में अत्यधिक उपयोगी था और रूई के पास ये भरपूर मात्रा में था। यही कारण था कि वह एक ऑलराउंडर मार्शल आर्ट चुनने की संभावना रखते थे। वे अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक बहुमुखी और लचीले थे। उनका एकमात्र नुकसान ये था कि वे बहुत ही सामरिक रूप से गहन थे, जिसका अर्थ है पहले बताए गए युद्ध के 3 पहलुओं में से उपकरण, प्रवीणता और अनुप्रयोग। ऑलराउंडर शैलियों को अन्य शैलियों की तुलना में बहुत अधिक गुणवत्ता वाले अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये रूई के लिए बहुत उपयुक्त था, जिसका सबसे मजबूत लाभ उसका सामरिक अनुप्रयोग था। पियोन के निर्णय के पीछे का तर्क निश्चित रूप से विचित्र था। सामरिक अनुप्रयोग को प्रशिक्षित करने का कोई तरीका नहीं था, जिस तरह से किसी के शरीर और तकनीक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सामरिक अनुप्रयोग एक ऐसी चीज थी जो आमतौर पर बहुत सारे अनुभव, वास्तविक अनुभव के साथ आती थी। इसके लिए लड़ाई और अधिक लड़ाई और उससे भी अधिक लड़ाई की आवश्यकता थी। तकनीकों के अनुप्रयोग की गुणवत्ता अधिकतर बुद्धि और अनुभव का संयोजन थी। यही कारण था कि रूई इसके लिए उपयुक्त था। उसका मस्तिष्क अभी भी विकसित हो रहा था और 25 वर्ष की आयु तक ऐसा होता रहेगा, जिसका अर्थ है कि उसका दिमाग दूसरी बार और अधिक तेज होता जाएगा। और यद्यपि उसके पास व्यवहारिक अनुभव की कमी थी जो निस्संदेह उसे अल्पावधि में बाधा पहुंचाती, लेकिन उसके सैद्धांतिक आधार और ज्ञान इस दुनिया से बाहर थे।
रूई को संदेह था कि उसका मार्शल आर्ट चाहे जैसा भी दिखे, वह शायद दुनिया के किसी भी अन्य ऑलराउंडर से अलग होगा। हालांकि वह अभी भी सटीक रूप से अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि यह वास्तव में कैसा दिखेगा। रूई, जूलियन ने तीनों के पास पहुंचते समय अपने विचारों की श्रृंखला को बाधित किया। जब वे रूई के पास पहुंचे तो उसने खुद को उनसे दूर कर लिया था, क्योंकि वह उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जिसमें उसका कोई स्थान नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें जगह दी और अकादमी सूचना पुस्तिका को पढ़ने की स्वतंत्रता ली, जिसे प्रवेश विभाग छात्रों और उनके अभिभावकों को निःशुल्क प्रदान कर रहा था। आदर्श रूप से वह रूई को यथासंभव लंबे समय तक साथी छात्रों के साथ समय बिताने की अनुमति देना चाहता था, लेकिन रूई, तुम्हें जल्द से जल्द पढ़ना चाहिए और अपने सभी संदेहों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष शुरू होने तक तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सच, रूई ने केन और फे का सामना करने से पहले सहमति जताई। माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे सचमुच प्रवेश विभाग के सहायक कर्मचारियों से मिलना चाहिए। आखिरकार यही एक कारण है जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जरूर, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। हमें कभी मेरे घर पर भी घूमना चाहिए, केन ने जवाब दिया, जिस पर रूई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हमारा शैक्षणिक वर्ष शुरू होते ही मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहूंगी, फे ने विनम्रतापूर्वक कहा। उन दोनों ने रूई को विदा किया और फिर विपरीत दिशाओं में चल पड़े, मानो वे एक दूसरे के साथ अतिरिक्त समय नहीं बिताना चाहते थे। उन दोनों को क्या हो गया है? इस बिंदु पर रूई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारे कुछ दिलचस्प दोस्त हैं, जूलियन ने रूई को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन किसी कारण से वे एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते। हाँ, यह अजीब है। वे परिचित हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों मार्शल सेज के सीधे परिवार हैं। रूई ने कंधे उचका दिए। उनका एक साथ कुछ इतिहास होना चाहिए। हम, वैसे भी, चलो अब चलते हैं, जूलियन ने कहा और एक लंबे, बड़े और दिखावटी गलियारे की ओर बढ़ गया। सजावट इतनी शानदार थी कि रूई को आश्चर्य हुआ कि वह स्कूल में है या रॉयल पैलेस में। सजावट में सोना, प्लेटिनम, चांदी की लकीरें थीं। वास्तुकला इतनी अनावश्यक रूप से अतिरिक्त थी कि रूई को वास्तविक उद्देश्य के बारे में आश्चर्य हुआ। ये लगभग मार्शल अकादमी की तरह है। नहीं, मार्शल यूनियन अपने अकादमी में आने वाले सभी छात्रों के लिए एक संदेश दे रहा है। नवंबर LBJNN। वास्तविक उपयोगिता वाली सुविधाओं और सुख सुविधाओं के साथ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना एक बात थी, लेकिन इतनी व्यर्थ चीजों पर संसाधन खर्च करना दूसरी बात थी। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर शाही मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले जब उन्होंने दूर से मिंटियन रॉयल परिसर को देखा था, तो उन्हें एक बार शाही विलासिता का आभास हुआ था। शायद वे शाही परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये रूई की ओर से बेतरतीब शुद्ध अटकलें थीं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि एक ही देश के भीतर विशाल मात्रा में आर्थिक और सैन्य शक्ति वाले दो अलग अलग निकाय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति के बारे में कुछ जानता हूँ। वह पृथ्वी पर बुनियादी बातों को जानता था और केवल बुनियादी बातों को ही जानता था, क्योंकि वह राजनीति से कभी परेशान नहीं हुआ। उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मतदान नहीं किया था। लोकतांत्रिक या रिपब्लिकन सरकार, उसका उसके जीवन पर व्यवहारिक दैनिक प्रभाव क्या था? अंततः महत्वाकांक्षी अमीर सत्ता लोलुपों ने अधिक शक्ति और अधिक धन के लिए झगड़ा किया, जिसका अधिकांश हिस्सा समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की कीमत पर हुआ। पृथ्वी पर वापस आकर वह आधुनिक समाज के इस दलदल में अपने पैर भी नहीं डुबाना चाहता था। सौभाग्य से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि राजनीतिक परिदृश्य में चाहे कितना भी बदलाव क्यों न हो, उन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उनकी आय उच्च मध्यम वर्ग की थी और वे एक मितव्ययी और दायित्व रहित जीवन जीते थे। इतने पैसे के साथ उन्हें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं थी और वे उन चीजों में शामिल हो सकते थे जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी, यानी युद्ध अनुसंधान। हालांकि शायद मुझे कुछ हद तक इस दुनिया की राजनीति की परवाह करनी चाहिए। कारण सरल था, मार्शल आर्ट का अस्तित्व और प्रभाव। ये देखने के लिए कि मार्शल आर्ट ने राजनीतिक विचारों पर कितना बड़ा प्रभाव डाला है, किसी को राजनीतिक पंडित होने की जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट का अस्तित्व ही इसका सबूत था। अगर मार्शल आर्ट न होता तो दुनिया बहुत अलग दिखती। एक महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट के प्रेमी के रूप में, अगर वह मार्शल आर्टिस्ट बनने में सफल हो जाता है तो गया में राजनीति का उस पर बहुत ज्यादा असर होगा जितना धरती पर हुआ था। आखिरकार धरती पर वह कोई नहीं था। 320,000,000 या उससे ज्यादा अमेरिकियों के बीच बस एक और दांत।
लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह सैन्यवादी कुलीन 1% का हिस्सा होगा। रूई घमंडी नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट राजनीति को अन्य नागरिकों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावित करते थे। वे पूरी तरह से स्वायत्त सेनाएं थीं। जब तक वे समाज में रहते थे तब तक उनकी सहमति से या बिना सहमति के ऐसी शक्ति किसी राजनीतिक गंदगी में शामिल नहीं हो सकती थी। अगर ऐसा है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझे वर्तमान राजनीतिक माहौल के बारे में भी अधिक जानकारी होनी चाहिए। भविष्य में रूई ने कंधे उचका दिए। अस्पष्ट और सामान्य एहतियाती योजनाएं बनाना ही वह सबसे अच्छा काम था जो वह कर सकता था। उसके पास इतनी जानकारी और इतनी शक्ति नहीं थी कि वह और कुछ भी करने की जहमत उठा सके। लगता है हम यहाँ हैं, जूलियन ने उससे कहा। वे एक बड़े रिसेप्शन हॉल जैसे दिखने वाले कमरे में पहुंचे। हमेशा की तरह शानदार, रूई ने टिप्पणी की। कमरा काउंटरों से भरा हुआ था। एक तरफ कर्मचारी और दूसरी तरफ छात्र अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। वहाँ एक खाली जगह है, चलो चलते हैं, जूलियन ने इशारा किया। वे खाली काउंटर के सामने समुद्र में चले गए। तभी एक कर्मचारी ने उनका अभिवादन किया। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैं और अधिक जानना चाहता हूं, लेकिन खास तौर पर मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में और अधिक बता सकते हैं। रूई ने जवाब दिया। यह उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण मामला था। उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि उसे इसके बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता हो। स्टाफ सदस्य ने जवाब देने से पहले सिर हिलाया। बिल्कुल, छात्रवृत्ति कार्यक्रम उन छात्रों की मदद के लिए स्थापित किया गया था जो भारी ट्यूशन, आवास और अन्य फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, जो प्रत्येक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार एक बड़ी राशि बन जाती है। आप फीस को ऋण के रूप में ले सकते हैं और मार्शल आर्टिस्ट बनने पर इसे वापस चुका सकते हैं। प्रदान की गई सूचना पुस्तिका में भुगतान का एक विशिष्ट तरीका बताया गया है, सही है? क्या आप हमें इसके बारे में अधिक बता सकते हैं? वास्तव में, छात्रवृत्ति ऋण चुकौती के बारे में बात करने से पहले मैं आपको मार्शल यूनियन की अनुबंध प्रणाली के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देता हूं। एक बार जब आप एक मार्शल स्क्वायर के रूप में अकादमी से स्नातक हो जाते हैं, तो आप मार्शल यूनियन के साथ एक अनुबंध पर बातचीत करेंगे, जिसमें भुगतान संरचना दरों का वर्णन होगा, जिसके साथ आपको ग्राहकों द्वारा मार्शल यूनियन को दिए गए मिशनों को पूरा करने के बदले में अपना भुगतान प्राप्त होगा। इसलिए, उदाहरण के लिए, यूनियन द्वारा पेश किया जाने वाला एक सामान्य अनुबंध कमीशन कट अनुबंध है, जिसे आमतौर पर रॉयल्टी अनुबंध के रूप में जाना जाता है। आपको मिशन के लिए ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए कमीशन शुल्क का एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त होगा। कुछ ऐसा, मान लीजिए 40%। इसलिए, यदि कोई ग्राहक 100 सिल्वर के लिए बॉडीगार्ड मिशन का कमीशन देता है, उदाहरण के लिए, तो आपको 40 सिल्वर मिलेंगे और शेष 60 मार्शल यूनियन को जाएंगे। इस मामले में, यदि आप पर छात्रवृत्ति का ऋण है, तो आप 20% कम रॉयल्टी अनुबंध लेकर उस ऋण को चुका सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, रॉयल्टी अनुबंध केवल एक प्रकार का अनुबंध है जो संघ प्रदान करता है, लेकिन अनुबंध प्रणाली में गहराई से जाना आवश्यक नहीं है। मुद्दा यह है कि जब आप पंजीकरण करते हैं तो आप मार्शल यूनियन के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध ढांचे पर बातचीत करते हैं, आपके ऋण का हिसाब अनुबंध में होगा और आप एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे जो आपके ऋण का भुगतान होने तक प्रभावी रूप से आपकी आय को कम कर देगा।